वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक भारतीय समाज के दूसरे अध्याय भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इस भाग में हम जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत को समझेंगे। जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत जनसंख्या के आंकड़ों और सांख्यिकी पर आधारित है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक W.M. थॉमसन और फ्रैंक नॉयस्टीन हैं। इन्होंने यूरोप और अमेरिका में प्रजनन और मृत्यु दर की प्रवृत्तियों के अनुभवों के आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह संक्रमण सिद्धांत उच्च प्रजनन दर से न्यून प्रजनन दर और उच्च मृत्यु दर से न्यून मृत्यु दर की जनसांख्यिकी प्रवृत्तियों को दर्शाता है तथा जनसंख्या और सामाजिक आर्थिक विकास के मध्य एक संबंध स्थापित करता है। समाज में अधिकांशतः ग्रामीण, कृषि प्रधान और निरक्षर वर्ग मुख्य रूप से नगरीय, औद्योगिक, साक्षर और आधुनिक समाज की ओर अग्रसर होता है। इस स्थिति में तीन स्पष्ट परिकल्पनाएं सामने आती हैं। प्रजनन क्षमता में कमी से पूर्व मृत्यु दर में कमी आना, मृत्यु दर से समन्वय बनाते हुए अंततः प्रजनन क्षमता में कमी हो जाना, समाज में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन उसके जनसांख्यिकी बदलाव के अनुरूप होना। आज विश्व के विभिन्न देश जनसांख्यिकीय संक्रमण के भिन्न भिन्न स्तर पर हैं। मानव की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विभिन्नताओं के कारण भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रजनन की अलग अलग प्रवृत्तियां होती हैं। इन प्रवृत्तियों के कारण ही जनसांख्यिकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था, यह अवस्था उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर के अभिलक्षणों से युक्त धीमी जनसंख्या वृद्धि दर की अवस्था है। चूँकि इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों प्रकृति पर आधारित होते हैं, अतः जनसंख्या वृद्धि कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक होती है। यह अवस्था उन देशों की है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। समाज मुख्यतः परंपरावादी होता है। इस अवस्था के अंतर्गत सोमालिया, इथोपिया जैसे देशों को शामिल किया जा सकता है। द्वितीय अवस्था, उच्च जन्म दर एवं घटती मृत्यु दर इस अवस्था की प्रमुख विशेषता होती है, इसलिए इसे जनसंख्या विस्फोट की अवस्था भी कहते हैं। दुनिया के अधिकतर विकासशील देश इसी अवस्था में हैं। यहाँ चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता के कारण मृत्यु दर में तो कमी आई, परंतु सामाजिक आर्थिक दशा में अपेक्षित बदलाव न होने के कारण जन्म दर में कमी नहीं हुई। इस अवस्था वाले देशों में बेरोजगारी, अशिक्षा, बुनियादी सेवाओं की कमी, खाद्यान्न की कमी आदि मुख्य समस्याएं होती हैं। इस अवस्था के अंतर्गत अफ्रीकी देशों, लैटिन अमेरिका आदि को शामिल किया जा सकता है। तृतीय अवस्था, इस अवस्था की प्रमुख विशेषता जनसंख्या वृद्धि में कमी की प्रवृत्ति है। साक्षरता में प्रसार, छोटे परिवार के प्रति जागरूकता एवं बढ़ते हुए सामाजिक आर्थिक विकास के कारण जन्म दर में कमी आती है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में भी कमी आती है। इस प्रकार इस अवस्था में धीमी गति से जनसंख्या वृद्धि होती है। यह अवस्था पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया, चीन आदि देशों में देखने को मिलती है। भारत इस अवस्था में 1991 के बाद आया। चतुर्थ अवस्था, यह जनसंख्या वृद्धि की स्थिर अवस्था है। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अत्यधिक कम हो जाते हैं। यह विकसित समाज की विशेषता है। सिंगापुर, हांगकांग, पश्चिमी यूरोप के देश आदि इसी अवस्था में आते हैं। कुछ विचारक पांचवी अवस्था की बात भी करते हैं, जो कि एक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि की अवस्था है, क्योंकि इसमें मृत्यु दर न्यून होती है, परंतु पारिवारिक संस्थाएं एवं विवाह जैसे मूल्यों के कमज़ोर होने के कारण जन्म दर मृत्यु दर से भी कम हो जाती है। यह अत्यधिक विकसित एवं तकनीकी समाज की विशेषता है। इस अवस्था में स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे ऐसे देश शामिल किए जा सकते हैं। यहाँ आपके लिए एक प्रश्न दिया गया है।
धन्यवाद।